न नशा करते हैं चंद्रशेखर रावण? नशा मतलब क्या क्या प्रॉमिसेस किए गए थे, कौन कौन से सपने दिखाए गए थे आपको? देखिए बीइंग वुमेन। चूँकि आपने भी कहा था बहुत सारे महिलाओं से संबंध हैं चंद्रशेखर रावण के। देखिए जितनी लड़कियों के बस किया आपने। पहली बात तो इतने रिलेशंस बनाए क्यों? आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं था। अगर आप सीरियसली दलित पॉलिटिक्स का एक विजन लेकर आए थे तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में लेगा कि कोई अप्सरा भी आ जाए मेरे पास तब भी मैं अपने विजन से भटकूंगा नहीं। होने दो ना उसको सफल, करने दो उसको। जो क्या क्या हो गया, एक आदमी तो है, बहुजन राजनीति में अगर आया है तो दो चार बहुजन बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कहीं न कहीं आपकी भी गलतियाँ थी। गलती मेरी थी। आपसे डिस्कनेक्ट होना कब स्टार्ट किए चंद्रशेखर रावण? हाँ, सांसद बनने के बाद। सांसद बनने के पहले वो व्यक्ति मुझसे बात किए बिना एक दिन नहीं रहता था। सबसे पहले स्वागत है इंदौर यूथ पे। थैंक यू मृत्युंजय। रोहिणी, हम लास्ट टाइम आपसे मिले थे और आज 6 साल बाद मिल रहे हैं इसी इंटरव्यू में। आप क्या लगता है कितना आप परिवर्तित हुई हैं, कितनी बदली हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं द यूथ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी क्योंकि 2019 में मुझे याद है कि कैसे मेरी स्कॉलरशिप की न्यूज़ अपडेट आई थी। और सबसे पहले आपके पेजेस पे और सबसे ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनली पेज पर इतना ज़्यादा उसकी रीच मिली थी और लोगों तक पहुंची थी एक स्कॉलरशिप की खबर, और वो बहुत अच्छा था। और आज फिर आप मेरे पास आए हो ऑलमोस्ट 6 इयर्स के बाद। तो 2019 की रोहिणी और 2025 की रोहिणी में बहुत डिफरेंस है क्योंकि इस बीच बहुत सारी चीज़ें, स्विट्ज़रलैंड की जर्नी 5 इयर्स की, स्कॉलरशिप, अप्स एंड डाउन्स, तो काफ़ी चीज़ें मैंने फेस भी की है, सीखी भी हूँ। बहुत शार्प माइंडेड हो गई हूँ जो पहले नहीं थी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक्सपीरियंसेस जो हमारे खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे हम सीखते हैं। तो बहुत सारा डिफरेंस आया है और चल रही है जर्नी। मुझे आप ये बताओ कि जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग बहुत सारे लोग आपके फैंस भी अब बने हैं। चूँकि आप पब्लिक डोमेन में हो तो क्रिटिक्स भी बनते हैं, निंदक भी आते हैं। लोग आपकी सराहना करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं निंदा भी करते हैं। हम उनकी बात करते हैं जो निंदा करते हैं। एक बहुत गंभीर प्रश्न से मैं स्टार्ट करूँगा। लोगों का कहना है कि रोहिणी पहले हमारी हमारे समाज के लिए बात करती थी, लेकिन अब बीजेपी से पैसा लेकर या बीजेपी के बात सुनकर बीजेपी के लिए काम करती है। इसका कैसे जवाब देंगे आप? देखिए अफवाहें तो बहुत आसानी से उड़ाई जाती है, तथ्य और प्रूफ नहीं होते हैं। तो बोल देना कि बीजेपी से पैसे लेना मतलब इतना इजी है कि बीजेपी मुझे पैसे दे भी देगी और मैं पैसे लेकर काम भी करूँगी। और ऐसा कौन सा काम कर रही हूँ जो पैसों से होता है? मेरे तो विचार हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ थॉट्स हैं। जैसे अब मेरी यूनाइटेड नेशंस की स्पीच थी, उसके बाद से मुझे काफ़ी ट्रोल किया गया, तो उस ट्रोलिंग के बाद मैंने एक्चुअल में जो क्रिटिसिज्म है वो फेस किया। उसके पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि हमारी स्टूडेंट जर्नी, स्टूडेंट लाइफ रही। तो उसके बाद हमने सारी चीज़ें डिस्कवर की। और जो लोग मुझ पर बार बार बीजेपी के आरोप लगाते हैं उन लोगों को मैं कई बार जवाब दे चुकी हूँ कि आप एक कोई सिंगल प्रूफ ला कर दे दीजिए। देखिए हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, हमारे कॉलेज में पॉलिटिशियंस आते हैं, हमारे स्कूल में आते हैं। उसी तरह जब मैं जहाँ स्टडी करती हूँ स्विट्ज़रलैंड में दावोस में इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए जाती हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, वहाँ पर इंडियन मिनिस्टर्स आते हैं जो मौजूदा सरकार के हैं। अभी बीजेपी की है तो बीजेपी के मिनिस्टर्स आ रहे हैं, इन फ्यूचर अगर कांग्रेस की होगी तो कांग्रेस के आएंगे। तो जब हम वर्ल्ड लेवल पर हमारे मिनिस्टर से मिलते हैं तो वो एक अलग हैप्पीनेस होती है कि यार ये हमारी कंट्री से लोग आए हैं। तो उनसे मिलना और उनके फ़ोटोज़ को क्रिटिसाइज़ करना और ये दिखाना कि मैं बीजेपी से मिली हुई हूँ, तो अगर ऐसा कुछ होता तो मैं शायद उसको हाइड करती। बट मैंने खुद वो फ़ोटोज़ शेयर किए हैं, ऐसा कुछ हाइड तो था नहीं किसी भी तरह का। तो ये तो बोलने वाली बातें हैं लेकिन प्रूफ नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपके पास दो चार बंगला हो चुका है स्विट्जरलैंड पे। ओ माय गॉड, मतलब सीरियसली दो चार बंगला? अभी तो जो ये एक घर है छोटा सा, उसमें भी अभी हम लोग ऊपर नहीं बना पाए हैं क्योंकि 5 इयर्स में जो मैंने, वो भी स्विट्जरलैंड की बात करें। नहीं तो मैं बता रही हूँ कि जब मैं यहाँ पर अगर 2 कमरे अपने नहीं बना पाई ऊपर, तो स्विट्ज़रलैंड तो मतलब अब 20 साल बाद भी मैं शायद वहाँ पे घर नहीं खरीद सकती, इतना सुपर एक्सपेंसिव कंट्री है। 1,50,000 तो वहाँ पर सिर्फ रूम रेंट है, फ्लैट रेंट है। तो मतलब आप इमेजिन कीजिए कि वहाँ पे घर खरीदना, वहाँ पर 20-20 साल में लोग घर नहीं खरीद पाए और मैं 5 साल में जाकर घर खरीदूंगी, मतलब कैसे बोल सकते हैं ये? चलिए, ये तो हो गया कि कम से कम बीजेपी से पैसा नहीं लेते हो आप। बिल्कुल नहीं, कभी लाइफ में मैंने बीजेपी से क्या, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। एक जो
हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण की। कैसे आए आप कांटेक्ट में उनके साथ? देखिए, उसको मैं कई बार कई चैनल्स से बता चुकी हूँ कि वो बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि एक लाइफ का मेरे डिज़ास्टर ही रहा। और 2021 में जो एक सोशल वर्क का जो जुनून था, जो इंडिया से ही था ऑलरेडी। यहाँ भी मैं एक बस्ती में रहती हूँ, आप देख रहे हो मेरा घर है, आसपास का माहौल आप देख चुके हो। तो यहाँ भी मैं लोगों की मदद करती थी, तो वो मेरे अंदर कहीं न कहीं था कि मुझे कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, अच्छा करना है, स्पेशली दलित कम्युनिटी के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए। तो इसी विज़न को लेकर जब चली, तो 6 महीने बाद ही मेरी बात चंद्रशेखर से हुई। तो हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक इवेंट के लिए और वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उसको लेकर हमारी बात स्टार्ट हुई और तब से ये सब चीज़ें शुरू हुई। तब से आपने स्टार्ट किया। लेकिन क्या-क्या प्रॉमिसेस किए गए थे? कौन-कौन से सपने दिखाए गए थे आपको? देखिए, बीइंग वुमेन मैं खुद अपने आप को बहुत ठगा महसूस करती हूँ, कितना ज़्यादा झूठ था। क्योंकि लड़कियाँ ऐसे किसी के साथ रिलेशनशिप, स्पेशली इंडियन वुमेन, इतनी आसानी से किसी के साथ कोई रिश्ता शुरू नहीं करती हैं। जब वो देखती हैं काफ़ी फ़ॉल्स होप, और कई जैसे वो बोलते हैं ना कि लड़के हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं लड़की को कैच करने के लिए। और फिर जो लड़की स्विट्ज़रलैंड में रह रही है उसके लिए तो सोचो आप किस लेवल पर मैनिपुलेशन हुआ होगा, किस तरह से मैनिपुलेट किया गया होगा। तो काफ़ी चीज़ें तो मुझे बहुत वक्त तक तो पता ही नहीं चली। तो एक कॉमन लड़की की तरह, जैसे अब मैंने कभी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, इवन एमबीए तक कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया मैंने। एक रिश्ता मेरे मम्मी पापा ने मेरा किया था 2016 के टाइम पे, और वो भी उनकी मर्ज़ी से था कि एमबीए कर रही है बेटी और ये। उसके अलावा मेरा कभी कोई किसी से कोई रिलेशन नहीं रहा, वो भी रिश्ता मम्मी पापा की सहमति से था। तो वहाँ जाने के बाद 6 महीने बाद लगा कि सारी चीज़ें, फिर बात हमारी शुरू हुई, फिर हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दोनों का सेम था, तो चीज़ें बढ़ने लगी, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब मैं इस बात को बहुत देर तक समझ ही नहीं पाई कि ये सब सिर्फ एक ट्रैप है और इस ट्रैप में मुझे फंसाया जा रहा है, और बाद में इसका जो एंड है वो इतना ज़्यादा, मतलब पेनफुल होगा। और उस पेन को भी मैंने ही फेस किया है। मतलब अगर आप, नॉर्मल हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं तो फैमिली सपोर्ट करती है, और आजकल हम देख रहे हैं कि लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, कई लड़कियां लड़के सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग किसी तरह का मेंटल हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, इशू होते हैं। तो सोचो, मैं तो फॉरेन कंट्री में जहाँ पर मेरा कोई पर्सनली कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, और वहाँ पर मैंने उस पेन को फेस किया, साथ ही साथ मैंने अपनी डॉक्टर की डिग्री की। तो मेरे लिए वो जर्नी, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, मेरी जर्नी अलग थी। तो ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद आज अगर मैं बोलती हूँ तो लोगों को लगता है कि वो क्यों बोल रही है। मतलब लड़की से सब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सहती रहे, मतलब वो बोले ना, चाहे वो घर की बहू हो, बेटी हो, माँ हो, अगर वो सह रही है तब तक सबको अच्छी लग रही है, संस्कारी का टैग लगा दिया। और जहाँ उसने विरोध में बोलना शुरू किया तो उसको चरित्रहीन और ऐसे शब्दों का उपयोग करना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग एक 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, 2025 ईयर चल रहा है, और मैं अब्रॉड में जो लड़कियों को इतनी इंडिपेंडेंट देखती हूँ, यहाँ अगर हमारे विचारों को व्यक्त करने की भी हमारे पास में आज़ादी नहीं है, तो फिर हम किस तरह की आज़ादी में स्पेशली लड़कियाँ जी रही हैं। तो मैं इस सोच के साथ इस लड़ाई में उतरी हूँ कि एटलीस्ट लड़कियों को बोलने का अधिकार होना चाहिए। जो पेन मैंने फेस किया है, जो फील किया है, मुझे उसके लिए बोलना है। मुझे आप ये बताइए कि जैसे कहा जाता है कि चूँकि वो एक नेता बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, इसके इसके बाद आप बोलने लगी। क्या मान लीजिए कि आपके साथ यही होता, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनते, फिर भी आप बोलती? देखिए, पहली चीज़ तो ये बोलना कि वो एमपी बने उसके बाद बोल रही हैं, बिल्कुल गलत है। मैंने उनके बनने के 6 महीने पहले 2023 में 9 दिसंबर 2023 को मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ का विरोध किया था, और वो मेरे ट्वीट बहुत वायरल हुए थे, मिलियंस में गए थे। उस वक्त उस चीज़ को बिल्कुल शॉर्ट आपको आउट चुप कर भी दिया करा दिया? था, चुप करा दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे इनका इलेक्शन सामने था, मेरी डिग्री सामने थी, बहुत सारी चीज़ें, और उस वक्त इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, नहीं मैं एमपी बन जाऊंगा उसके बाद में, तुम अभी इसका इतना विरोध मत करो। और फिर मैंने भी उस इस व्यक्ति की वहाँ पर भी बात मान ली, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिलेशन में होते हो तो आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करते हो, क्योंकि आप उसको बर्बाद थोड़ी करोगे, आप यही सोचोगे कि हाँ ठीक है अगर वो बोल रहा है। लेकिन फिर उसके एमपी बनने के बाद जो मैंने, उसके बाद भी मैंने 1 साल तक चुपचाप उसका बिहेवियर ही नोटिस किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं उसकी सक्सेस में खुश हुई। ठीक है अगर आप तुम बने हो, क्योंकि एक वक्त ये था 2021 से मैंने उस व्यक्ति को देखा है एकदम गरीबी में, अपने आप को स्ट्रगल करते हुए। तो जब लड़की आपके स्ट्रगल का हिस्सा बनती है, और जो लड़की
ऑलरेडी एक सक्सेस इंजॉय कर रही है फॉरेन में, लेकिन वो आपकी स्ट्रगल का पार्ट बन रही है, आपके पेन में, आपकी जो भी लाइफ की जो भी जर्नी है उसमें आपके साथ में बिल्कुल, वो बोलते हैं ना, कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है। और आप उसको एक छोटी सी सक्सेस में उस लड़की की डिग्निटी वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म करके आप उसको इस तरह का धोखा देते हो, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं विमेन के लिए भी गलत है। कि आप अगर कुछ नहीं बनते तो आपको लगता है कि हाँ अब रोहिणी बेस्ट है, सक्सेसफुल है, तो वहाँ पर मैं रहूँ या वो मुझे संभाले। और आप सक्सेसफुल हो गए, आपने सोचा कि चलो एमपी बन गया हूँ तो अब मुझे क्या करना। तो ये चेंज भी और ये चीटिंग का जो कैरेक्टर है, ये इसका भी विरोध करना इम्पोर्टेंट है। न, नशा करते हैं चंद्रशेखर रावण? नशा मतलब नॉर्मली अल्कोहल तो यस, हाँ मैंने देखा है, तो ही इज़ अल्कोहलिक, तो वो पीते तो हैं लाइक विस्की वगैरह, ये सारी चीज़ें तो मैंने देखा है, तो हाँ। ड्रग वगैरह भी कहा जाता है? नहीं नहीं, ये सब तो मैं नहीं जानती, जो मैंने देखा है वही मैं सच ही बोलती हूँ। तो मैंने हाँ इसमें तो देखा है कि अल्कोहल तो लेते हैं। और भी आरोप लगने लगे हैं चंद्रशेखर रावण के ऊपर, क्योंकि अभी कुछ पिक्चर्स वायरल हुई थी जहाँ पे अमेरिका में गए हैं और वहाँ पे एक काफ़ी लग्जूरियस लाइफ स्टाइल कम से कम शोकेस कर रहे हैं कि ऐसी लाइफ स्टाइल हो चुकी है हमारी। तो क्या हम जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं गरीबों को लेकर, कि गरीब को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनेंगे, तो इस तरीके से दिखाना सही है? मैं बिल्कुल इसको सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं खुद 5 साल से स्विट्ज़रलैंड में रह रही हूँ। मेरे सामने लैम्बोर्गिनी और इस तरह की कार, इट्स वेरी नॉर्मल। अब्रॉड में ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। मैं ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज़ विज़िट कर चुकी हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे किसी लग्ज़री कार के साथ पिक्चर क्लिक करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि जो चीज़ हमारी नहीं है उसका हम शो ऑफ़ क्यों करेंगे? और हम क्या दिखाएँगे हमारी कंट्री में रह रहे लोगों को? आज मेरी जर्नी से लोग इस बात को लेकर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं कि एक लड़की जो सफाई कर्मी की बेटी है, जो स्लम एरिया वाल्मीकि समाज की बेटी है, निकल के स्विट्ज़रलैंड तक गई। तो जो आपके संघर्ष का सम्मान करते हैं, उन लोगों को हम दिखावा क्यों करें उनके सामने? और फिर एक ऐसा नेता जो गरीबों की, दलितों की बात, तो ये बात मैं बार-बार बोलती हूँ कि दलित पॉलिटिक्स में किसी भी तरह का शो ऑफ, स्टारडम की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर की जर्नी को देखोगे, आप काशीराम साहब की जर्नी को देखोगे, तो आपने वहाँ पर उनके स्टारडम को नहीं देखा, बल्कि आपने उनके संघर्ष को देखा, और उसी से आप कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हो कि हमारे महापुरुष इस तरह की ज़िंदगी जी कर, भूखे प्यासे रहकर, अपने बच्चों को खोकर, साइकिल पे यात्रा करके इस तरह से इस समाज के लिए काम किया। और एक नए नवेले नेता वो अपने आप को उस लेवल पर, मतलब अमेरिका में जाकर उन्होंने ये नहीं दिखाया कि हमारी कम्युनिटी के लोग किस लेवल पर वहाँ पर विचार रखते हैं, उनके किस तरह के विचारों में परिवर्तन आया, इंडिया में रहने वाले दलित्स और अमेरिका में रहने वाले दलित्स के क्या विजन है, और वो लोग इंडिया में रहने वाले गरीब स्लम में रहने वाले दलित्स की क्या मदद कर सकते हैं। ये चीज़ें नहीं दिखाई उन्होंने, अपनी ये दिखाया। मतलब यही वाली बात है कि युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या आपने कभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव या इन लोगों को कभी किसी तरह का इस लेवल पे शो ऑफ करते हुए देखा? बल्कि वो खरीद सकते हैं पर वो कभी दिखाएंगे नहीं। उल्टा राहुल गांधी जी को आपने पिछले 2 साल में एक ही टी शर्ट में देखा है। तो एक व्यक्ति जो इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, वो क्यों इतनी कॉमन वे में आ रहा है लाइफस्टाइल में? क्योंकि वो जानता है कि इस देश में आधे से ज़्यादा लोग गरीब हैं। अगर गरीबों से आपको कनेक्ट होना है तो उनको उस तरह की लाइफस्टाइल में आपको दिखाना पड़ेगा। और वहीं हमारे दलित लीडर्स चार्टर्ड प्लेन दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं। आई डोंट नो, मतलब मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आप अगेंस्ट है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आरोप लगाना बहुत सिंपल है। आप, हो सकता है कि उनकी बात से प्रभावित ना हो सकता है कि सिर्फ आरोप लगा रहे हो, लेकिन अगर आप उनके पोजीशन में होती तो कौन सा चेंजेस लाती? देखिए, पहली बात तो अगर मुझे मौका मिला एक्चुअल में कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए, पहली बात तो मैं कास्टिज़्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। जो हमने जन पावर फाउंडेशन, एक फाउंडेशन की नींव रखी, एक एनजीओ रजिस्टर किया, उसमें हमने इक्वालिटी, एम्पावरमेंट और उस एजुकेशन पे काम करने के लिए, तो उसमें सब कुछ आ गया। और जब मुझे मौका मिला इन फ्यूचर, लाखों में हमारे लोग हमसे जुड़े, तो मैं एक्चुअल में काम करके दिखाऊंगी। अब मैं ऑलरेडी स्विट्ज़रलैंड से में रही और अच्छी लाइफस्टाइल जी, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा तो दलितों में या गरीब समाज में या महिलाओं में जब मैं बैठूंगी तो ज़मीन पे बैठ के काम करूंगी। मैं उनको ये एहसास कराना चाहती हूँ कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ। आप अगर मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, वो जो खाते हैं वही मैं खाऊंगी, वो जो पीते हैं वही पीऊंगी, साथ ही साथ उनकी समस्याओं से दिल से कनेक्ट होंगी और चेंजेस और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम करूंगी, ना कि मेरी लाइफस्टाइल में। मैं हर बार ये चीज़ बोलती हूँ कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लेने आते हैं समाज से, कोई देने क्यों नहीं आता है? आप देखो दलित राजनीति में उतरने वाले कई लोगों को,
मैंने देखा है कि वो ज़ीरो पे आते हैं और लाखों करोड़ों में जाते हैं, उस लेवल पर जाते हैं, और समाज वहीं का वहीं रहता है। किसी को मैंने ये नहीं देखा उस लेवल पर, मतलब आज की राजनीति में, पहले की राजनीति में तो है, काशीराम साहब ने घर नहीं बनाया कभी, बाबा साहब अम्बेडकर का घर नहीं है, लेकिन आज की राजनीति में तो सबसे पहले महल बनाना, सबसे पहले फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी कारों में घूमना, तो ये समाज से लेने वाले नेता जब तक रहेंगे वो समाज का कल्याण कर ही नहीं सकते। आपका कहना है कि समाज को लूटा जा रहा, ठगा जा रहा। बिल्कुल ठगा जा रहा है, बिल्कुल लूटा जा रहा है। क्यों क्यों चेंजेस नहीं आ रहे हैं? क्यों आज भी हम एक कल्पना में ही उतरे हुए हैं कि ऐसा आएगा, बहुजन शासन आएगा, इस तरह से हम लोग शासन करेंगे, इस हमारा समाज शासक बनेगा, लेकिन वो सिर्फ एक ड्रीम है। जब तक के लीडर्स में वो लॉयल्टी नहीं आएगी, वो ऑनेस्टी नहीं आएगी, वो देने वाली सोच नहीं आएगी, चेंजेस नहीं आएंगे। अ, हम इस सब्जेक्ट से इतर एक बार और में हम जाएंगे वहीं पे। क्या लग चूँकि आपने भी कहा था बहुत सारे महिलाओं से संबंध हैं चंद्रशेखर रावण के। देखिए, जितनी लड़कियों के बारे में मैं जानती थी उनको मैंने दिखाया समाज को, एटलीस्ट समाज को ये पता होना चाहिए। मैं ना हमेशा नेताओं की ये डबल फेस आई डोंट लाइक इट, कि आप समाज को कुछ और दिखा रहे हो, आप रियलिटी में कुछ और हो। अपनी रियलिटी दिखाओ और उसके बाद समाज को तय करने दो कि वो आपको नेता मानता है कि नहीं। आप अपनी सच्चाई बताओ ना। आप एक तरफ महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप बोल रहे हो मैं दलित माँ बहनों का, बहन बेटियों की सम्मान की रक्षा करूँगा, और आपने अपने से जुड़ी, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी किसी भी महिला का कोई सम्मान नहीं किया। आपने पहली बात तो इतने रिलेशंस बनाए क्यों? आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं था। अगर आप सीरियसली दलित पॉलिटिक्स का एक विजन लेकर आए थे तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में लेगा कि कोई अप्सरा भी आ जाए मेरे पास तब भी मैं अपने विजन से भटकूंगा नहीं। तो इसमें लड़कियों को दोष देना, इसमें लोगों को दोष देना कि नहीं हमारे नेता को किसी तरह से कोई ट्रैप में फंसाया जा रहा है। आपका नेता इतना इजी है फंसने के लिए, उसकी कोई स्ट्रांगनेस नहीं है, वो खुद मना नहीं कर रहा है किसी चीज़ के लिए। तो इसमें सबसे बड़ी गलती तो पहले उसकी है। जो इंसान समाज के इतने बड़े विजन की, एक सोच की, एक सपने को लेकर चल रहा है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो समाज को कैसे वो शासक बनाएगा? तो आप क्या उनको कुछ कंट्रोल करने के लिए गई थी, मतलब उनको पद से भटकाने के लिए गई थी? मैंने क्यों भटकाया? मैं तो उनकी ज़िंदगी में वो 1+1 वाला जो आइडिया था उसके लिए थी। मेरी ज़िंदगी तो ऑलरेडी बहुत बेस्ट लेवल पर, एक जो बोलते हैं ना कि एक पायदान पे सफलता, वो मुझे मिल चुकी थी। मैं यहाँ से गई थी 1 करोड़ की स्कॉलरशिप लेकर, वहाँ लाखों में मैंने कमाना शुरू किया, हार्ड वर्क किया, पार्ट टाइम जॉब्स की, मैंने वेटरेस की जॉब की इवनिंग टाइम्स में, क्योंकि मेरी फैमिली को मुझे सपोर्ट करना था। स्कॉलरशिप मुझे इतनी मिलती थी कि मैं 6-7 मंथ्स का सिर्फ खर्चा निकाल लूँ आगे का, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फैमिली की, अपने भाई बहन की, परिवार की। तो उनके लिए क्या वो पैसा स्कॉलरशिप वाले थोड़ी देंगे मुझे, तो उसके लिए मुझे अर्न करना था। उस अर्निंग मनी से मैं यहाँ पर हेल्प कर रही थी। तो एक संघर्ष करने वाली लड़की से उन्हें प्यार हुआ था, ये बोल सकती हूँ मैं। तो ये बोलना कि मैं उनको भटकाने गई थी, मैं तो उनको ट्रैक पे लाने गई थी। मैं उनको हमेशा सिद्धांतवादी बातें, ईमानदारी की बातें ये सिखाती थी कि इस विजन के लिए अगर आप सावित्रीबाई फूले और आप ज्योतिबा फूले के एग्जाम्पल को शो करते हो, क्योंकि वो बार बार बोलते थे कि हमारी जोड़ी उसी तरह से काम करेगी जो उस सदी में उन्होंने किया था। तो उस जोड़ी को, उस लेवल की जोड़ी को बनने के लिए आपको रोहिणी, कितना आसान है भारत में जस्टिस के लिए लड़ना? क्योंकि देखिए, आप पर कुछ भी आप बोलेंगे तो आप लड़की हैं, लोग आप पे ही आरोप लगाएंगे। तो आसान है जस्टिस के लिए आवाज़ उठाना? देखिए, जो मैं लास्ट 3 मंथ्स में जून के बाद से जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं जितना ज़्यादा बोलती हूँ उतना ज़्यादा मैं ट्रोल होती हूँ, क्योंकि लोग ये बोल रहे हैं कि ये बोल क्यों रही है। पता सबको है कि मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच बोल रही हूँ, और मैं फैक्ट के साथ बोल रही हूँ, मैं एविडेंस के साथ बोल रही हूँ। मैं ट्विटर पे हर एक चीज़ का एविडेंस देती हूँ, बात करती हूँ, और मैं कोई भी ऐसा हवा में बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन उनको प्रॉब्लम ये है कि एक विमेन क्यों बोल रही है। होने दो ना उसको, सफल करने दो उसको। जो क्या क्या हो गया, एक आदमी तो है, बहुजन राजनीति में अगर आया है तो 2-4 बहुजन बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। ये इस सोच के खिलाफ मैं लड़ रही हूँ। क्यों करेगा, क्यों कर सकता है? जब वो आया है इस काम के लिए तो उसको सबसे पहले तो उस काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो यही तो मैं सिखा रही हूँ। कहीं ना कहीं मैंने उसको इस लेवल पर लेकर आई हूँ कि अब वो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। अगर ये विरोध जो मैं आज कर रही हूँ, अगर यही विरोध 5 साल पहले किसी लड़की ने किया होता तो शायद वो सुधर गया होता। तो लड़कियों का विरोध कितना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि पहले रेप पे अगर सज़ा मिल जाए तो आगे की 10 लड़कियां बच जाती है, और अगर पहली कंट्रोल करेगी और सह लेगी, छुपा लेगी, तो आगे ये क्रिमिनल माइंडसेट बढ़ता जाएगा। और आप इनको रेपिस्ट मानती हैं?
नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल शो दे रही हूँ कि इस तरीके से मैं एक ऐसी किसी भी बोलते हैं ना अपराध को रोकना ज़रूरी है। मुझे आप ये बताओ कि चूँकि आपका कहना है कि रिलेशनशिप, तो ये सिर्फ रिलेशनशिप में थे बहुत सारे लड़के हुए कि बस फिजिकल कांटेक्ट में थे? देखो जितना मैंने देखा तो वो दोनों ही था, सारी चीज़ें किस तरह का जो, हाँ, बैकग्राउंड जिस तरह से बनाया। मुझे एक लड़की का पेन सबसे ज़्यादा होता है इन सब में। 2017 में एक लड़की थी वहीं सहारनपुर की, उससे मैं बात भी करती हूँ क्योंकि वो बहुत छोटी थी। तो मैं एक महिला के रूप में सोचती हूँ कि एक लड़की अगर बड़ी हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर वो सच में एक दुनिया को एक्सपीरियंस, और फिर वो ऐसा बैड एक्सपीरियंस उस एज में उस ट्रॉमा को फेस कर ले, क्योंकि उस लड़की ने जब मुझे बताया कि वो 15 डेज तक हॉस्पिटलाइज्ड थी और बेड पे से उतर नहीं रही थी और एक विधवा माँ की बेटी थी, उसके फादर नहीं है इस दुनिया में। तो जब मैंने वो सब सुना तो मुझे उसका बहुत दर्द होता है कि एक आदमी आकर एक लड़की की ज़िंदगी को इस लेवल पे बर्बाद करता है। और उस लड़की ने उसके खिलाफ एफआईआर भी की। तो फिर इस समाज ने तब भी उसका मुंह बंद कर दिया उस लड़की का। उसका? हाँ, हाँ। तो मुझे वो तकलीफ हुई कि आज अगर ये समाज उसी वक्त 2017 में विरोध करते तो शायद रोहिणी की ज़िंदगी कभी बर्बाद ही नहीं होती, ये उसी वक्त सबक सीख लेता। लेकिन समाज ना लड़कों की, स्पेशली नेताओं की के दाग को छुपाती है। मैं उसका विरोध करती हूँ। जब आप गलत हो तो गलत हो, बोलना पड़ेगा। रोहिणी, आप डरती नहीं हो? मैं किससे डरूंगी? सच बोलने से कौन डरता है? इस दुनिया में लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाला आज तक कोई डरा है? डरते हैं लालची लोग, डरते हैं जो लोग जिनको किसी भी प्रकार का लालच है, डरते हैं दलाल लोग। मैं ना दलाल हूँ ना मैं लालची हूँ। मैं ईमानदारी की 2 रोटी खाने में विश्वास रखती हूँ। 2 रोटी जितना पैसा कमा लूँगी, ठीक है। मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़े सपने नहीं चाहिए। तो ना मुझे कोई खरीद सकता है ना मुझे कोई बेच सकता है, तो मैं क्यों डरूंगी? नहीं, इसके अलावा भी बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके ऊपर अटैक करवा दिया गया। मैं थोड़ा सा हो सकता है गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, आपके ऊपर जानलेवा भी हमला हो सकता है, तो इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता? अगर मेरी मौत इस तरह के हमलों में लिखी होगी तो हो जाएगी, मैं डर के क्यों ज़िंदा रहूँगी? अभी 1 महीने में कई लोगों ने कहा, मुझे दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की वहाँ पर दिल्ली में। उन्होंने कहा इंदौर में भी करेंगे। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। हत्या होनी थी तो इंदिरा गांधी जी की Y+Z+ में भी हो गई थी ना। तो आई डोंट फाइंड कि आप सिक्योरिटी या फिर किसी तरह से डर के आप ज़िंदगी जी सकते हो। तो गांधी जी की भी मौत तो सिक्योरिटी सेफ्टी में हुई। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। तो मेरी मौत अगर ऐसे लिखी होगी तो वैसे हो जाएगी। और जो डर गया वो मर गया वाली बात है, तो मैं डरती नहीं। वाल्मीकि समाज, पहले भगवान वाल्मीकि के बारे में बात करेंगे। कैसे देखती हैं आप उनको, भगवान वाल्मीकि को? देखिए, वाल्मीकि जी, भगवान वाल्मीकि जी प्रेरणा है, आदर्श हैं और एक भगवान के रूप में हमारे समाज ने उनको अपनाया है, माना है। सिर्फ यही नहीं, पूरे देश विदेश में मैं 10 दिन इंग्लैंड में थी। वहाँ पर अगर हर एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के घर में आप वाल्मीकि जी की बड़ी पिक्चर देखोगे, उनकी आस्था देखोगे और उनको सिर्फ एक ही शब्द पता है, वाल्मीकि जी। तो वो वाल्मीकि जी और बाबा साहब अम्बेडकर। तो जब देश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक वाल्मीकि जी का इतना सम्मान समाज कर रही है सालों से, हम तो बच्चे हैं अभी, पीढ़ियां दर पीढ़ियां, तो कई लोग आज उनका विरोध करके कहीं ना कहीं आस्था का अपमान करते हैं। और आस्था का अपमान किसी की नहीं होना चाहिए, फिर वो किसी भी धर्म का हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो। जो व्यक्ति, ये उनका पर्सनल व्यू है कि वो 5 मिनट्स की प्रेयर के लिए मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, किस भगवान के सामने जा रहे हैं, तो ये उसका व्यक्तिगत विचार है, उसका किसी भी तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं आइसोलेटेड फील कर रहा है या कहीं ना कहीं अनरिप्रेजेंटेड फील कर रहा है आज? आज नहीं, सालों से, लास्ट 75 ईयर्स की जो जर्नी आप देखोगे रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद से ही, मैं क्योंकि इस समाज में जन्मी हूँ, इस समाज के लिए बोलना और इस समाज की तकलीफ़ को समझना मेरा पहला कर्तव्य है। तो जब मैंने लास्ट 5 ईयर्स में जब मैंने वहाँ जाकर इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि आखिर क्या है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है। आज अगर यूपीएससी के पद निकलते हैं उसमें रिजर्वेशन है, तो हमारी कम्युनिटी के लोगों का सिलेक्शन रेट नहीं है। देश में जितने एमएलएज हैं और एससी एसटी के हैं उसमें भी दलित्स नहीं, सॉरी, वाल्मीकि नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में एक वाल्मीकि विधायक नहीं है दोनों पार्टियों से, एक सांसद नहीं है। 2 सांसद राज्यसभा में अभी बीजेपी ने भेजे, वरना कोई चुनाव जीत के गए हुए सांसदों के कोई एग्जाम्पल नहीं है। हाँ,
अभी तो दो अभी रिसेंटली भेजे हैं 2 लोगों को, लेकिन उसके पहले तो मैं बता रही हूँ आपको, और वो भी समाज के लिए, क्योंकि समाज एक लीडरशिप चाहता है और उस लीडरशिप को मैंने महसूस किया है कि वो एक्चुअल में चाहता क्या है। क्योंकि देखो, अगर 2 सगे भाई हैं, अगर उन्हें बराबर का हिस्सा एक घर में नहीं मिलेगा ना, तो वो विरोध करेंगे। वो एक ही खून के हैं, तो फिर ये तो 2 बड़ी जातियां हैं। जब सालों से आपने देखा कि एक जाति का, एक भाई का विकास हो रहा है, वो आगे डेवलप हो रहा है, वो बहुत आगे बढ़ रहा है, और एक भाई को कुछ नहीं मिल रहा है, तो आज नहीं कल वो विरोध करेगा, तो वो इनइक्वालिटी तो फील करेगा। उस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी में अभी चेंज आया 1 अगस्त को, जिसका मैंने पूर्ण रूप से समर्थन किया, वर्गीकरण का। उस वक्त भी मैं बहुत ट्रोल हुई, क्योंकि मैं अपनी समाज के प्रति वफादार थी, मैं पूरे वंचित समाज की आवाज़ उठा रही थी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। तब तो मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, तो यूनाइटेड नेशंस के सामने से, क्योंकि मैं अपनी समाज को ये महसूस कराना चाहती थी कि हम हैं, हम बोलेंगे, हम बच्चे हैं इस समाज के, और अपने लोगों को अगर इसका बेनिफिट होगा तो हम बोलेंगे। जो क्लासिफिकेशन किया गया था कि कुछ जो लोगों को नौकरी मिल चुकी है, मुझे स्पेसिफिक्स नहीं पता, उनको रिजर्वेशन से बाहर लाया जाएगा, उसका आपने सपोर्ट किया। कैसे फ़ायदा देगा वाल्मीकि समाज को ये? देखिए, अभी क्या होता था, फॉर एग्जांपल जो परसेंटेज है रिजर्वेशन का, उसमें परसेंटेज में किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन नहीं था कि इस कम्युनिटी को इतना, क्योंकि एससी एसटी में हज़ारों कम्युनिटीज़ हैं, तो रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा था। एक कम्युनिटी, 2 कम्युनिटी तो बहुत टॉप लेवल पर दिख रही थी, क्योंकि ये रिजर्वेशन में लड़ाई जो है आरक्षण में, वो हमारी स्वर्णों से नहीं है और किसी जाति से नहीं है। ये रिजर्वेशन की पॉलिसी जो एससी एसटी ओबीसीज हैं उनके अंदर की बात लड़ाई है। तो इसमें देखिए, जो मैं स्पेशली वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए बोलूँ, तो जो पंजाब में ये पॉलिसी में चेंजेस थे, तो हमने रिजल्ट देखे, जजेस बने, आईएएस आईपीएस बने, क्योंकि जो सीट, ये सीट मेरी है, रोहिणी बैठेगी तो ये रोहिणी के लिए बैठेगी। लेकिन अगर इसके पहले क्या होता था, कोई भी बैठ सकता है, लेकिन अभी मेरा नाम लिखा है सीट पर, ये मेरी ही है, तो खाली छोड़ नहीं सकते और मुझे बिठाएंगे। तो वही उसी लेवल पे रिजर्वेशन का आया कि अब अगर जो सीटें वाल्मीकि समाज की, वंचित समाज की, वो उन्हीं को देनी पड़ेगी। पहले ऐसा होता था कि सब आओ और सब ले लो, तो एक कम्युनिटी उसका ज़्यादा बेनिफिट उठा रही थी। नहीं, जैसे मान लो कि मुझे नौकरी मिल चुका है, भले से मैं गरीब था लेकिन नौकरी मिल चुका है, मैं काफ़ी अच्छी पोजीशन में मैं हूँ अभी, तभी तो मेरे पास रिसोर्सेस हैं, मैं आसानी से अपने बच्चों को अच्छे कंडीशन में पढ़ाकर, अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भेज कर, टॉप से टॉप टीचर्स लाकर उनको मैं नौकरी दिला सकता हूँ। जो कि मेरा पड़ोसी है, उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो तो मेरे से कम्पीट कर ही नहीं सकता फिर तो। एग्जैक्टली इस चीज़ को लेकर मैं भी कहीं ना कहीं फेवर में रही कि एक आईएएस के बच्चे को रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो उस लेवल पर उस लाइफस्टाइल को जिएगा और प्रॉपर रिसोर्सेज उसको मिलेंगे। उससे बेटर है कि जो दलित, जो स्लम एरिया में रहते हैं, वो रिजर्वेशन का ज़्यादा हकदार है, क्योंकि वो एक बच्चा अपनी पूरी 7 पीढ़ियों के जीवन को बदल देगा। तो उसको हमें निकालना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ आईएएस के 4 बच्चों को और रिजर्वेशन देके उसको और 4 बच्चों को आईएएस बना दो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बन गया। अब उन लोगों को कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन में आना चाहिए। और इसका जो बेनिफिट है वो गरीब परिवारों को, दलित, क्योंकि बस्तियों में रहने वाले दलितों की तो कोई सोचता ही नहीं है। जो दलित आकर आवाज़ उठा ली, बस वही हक ले लिया, वही निकल गए। इसीलिए तो दलित बस्तियां सालों से वैसी की वैसी ही है। वहाँ चेंजेस क्यों नहीं आ रहे? आज अगर इंडिया के स्लम एरियाज़ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटी रहती है? दलित से तो रहते हैं। और वो स्लम एरियाज़ आप मुंबई में देख लो, दिल्ली में देख लो, इंडिया में कहीं पर भी किसी भी स्टेट में, सिटी में देख लो, वो वहीं के वहीं हैं। तो वहाँ चेंजेस कैसे आएगा एक एक बच्चे को वहाँ से निकाल के? आपने इंडिया को इवेंट में रिप्रेजेंट किया, और हमने देखा कि आप काफ़ी बेबाकी से आप बोलती हैं ट्विटर पे, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर। आप पॉलिटिकली आपके पास प्रेजेंस भी हैं, पहुंच भी है, एक्सेस भी है। इसके बावजूद भी बहुत मुश्किल होता है आपके लिए भी इंडिया में एक एफआईआर दर्ज कराना। एक आम व्यक्ति को कितना मुश्किल होता होगा? देखिए, मैं पहले तो इस लड़ाई को प्रॉपरली सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं सोशली इस पूरे मैसेज को पहुंचाना चाहती थी कि एटलीस्ट लोगों को पता चले हो क्या रहा है। फिर मैंने उसकी लीगल प्रोसेस स्टार्ट की। जैसे ही मैंने लीगल प्रोसेस स्टार्ट की, मैंने एनसीडब्ल्यू और सभी को ईमेल्स करना स्टार्ट किए, ऑनलाइन कंप्लेन की। फिर मेरे पापा गए तो कमिश्नर साहब ने कहा कि रोहिणी की प्रेजेंस ज़रूरी है एफआईआर करने पे।
तो 6 अगस्त को मैं इंडिया आई। 6 अगस्त को पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मैं एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पर बैठी रही अपनी फैमिली के साथ, सभी लोग समाज के थे। तो वहाँ पर मुझे ये आश्वासन दे दिया गया कि 24 आवर्स में आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, सारी प्रोसेस हो चुकी है और आप जाइए घर, और ये बोलकर मुझे भेज दिया गया। मैंने भी ट्रस्ट कर लिया कि पुलिस जब इतना प्रॉपर वे में बोल रही है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो मुझे ये इसके पीछे की कोई वजह पता नहीं थी। मैं चुपचाप अपने घर आ गई। फिर मैं देखती हूँ कि वेट कर रही हूँ कंटिन्यूसली। फिर उन्होंने कहा 15 अगस्त का वेट करो। फिर 15 अगस्त के बाद फिर मैंने इसमें गई, तो 18 अगस्त को मैं फिर वापस दिल्ली गई। वहाँ पर भी सेम वही प्रक्रिया कि मैडम 24 आवर्स में हो जाएगी। अब तो सारा जितना हम लोगों को एविडेंस कलेक्ट करने थे, जितनी प्रोसेस करनी थी, सब सारा इन्वेस्टिगेशन हमने कर लिया। फिर मुझे भेज दिया गया। फिर अगेन मैं अभी 3 दिन पहले गई। तो मैं इस पूरे प्रोसेस में ये समझना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा गेम क्यों खेला जा रहा है। मतलब एक कॉमन लड़की इस तरह के केसेस में विदाउट एविडेंस भी अगर थाने में जाकर बैठ जाए ना, तो 24 आवर्स में उसकी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। लेकिन ना मुझे कॉमन लड़की समझा जा रहा है, ना मुझे इंटरनेशनल मंच पर बोलने वाली लड़की समझा जा रहा है। तो मेरे साथ मैं यही बात, इवन मैंने अभी सीपी दिल्ली से बात की 3 दिन पहले जब मेरी मीटिंग हुई। मैंने कहा सर, लड़कियों के लिए लड़ना कितना डिफ़िकल्ट है। ऑलरेडी जो हार्म हमारी पर्सनल लाइफ में पहुंचना था वो पहुंच गया। कितनी संस्कारी और पारिवारिक लड़कियां हैं जो इस तरह की आवाज़ उठाने निकलती हैं। कई लड़कियां समाज के डर से, परिवार के डर से अन्याय सह लेती हैं। मेरे लिए निकल के बोलना और फिर बोल के भी पुलिस का भी मुझे सपोर्ट नहीं करना, ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं सारी डिफ़िकल्टीज़ को किस लेवल पर फेस कर रही हूँ, बट मैं करूँगी, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि जो ब्लेम्स मुझ पर लगाए गए हैं, जितने झूठे एलिगेशंस मुझ पर लगाए गए हैं, उसका जवाब मैं कोर्ट की प्रक्रिया से और इस न्याय की लड़ाई से दूंगी। इसीलिए मैं लगी हुई हूँ। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप पार्लियामेंट के सामने धरना प्रदर्शन करो, जंतर मंतर, पर मैंने उनसे यही कहा, क्या एक एफआईआर करने के लिए मुझे वहाँ पर बैठकर भूख हड़ताल, क्या हमारे देश का कानून इतना कमज़ोर है? क्या हमारे देश की पुलिस इतनी वीक है? क्या दिल्ली पुलिस के पास कोई पावर नहीं है कि वो मेरी बात नहीं सुनेगी? वो धरना प्रदर्शन और किसी तरह की पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद मेरी बात सुनी जाएगी? चलो मैं कर भी लूँगी, बहुत लोग आ भी जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द गर्ल्स जो विलेजेस में रहती हैं, जो स्लम्स में रहती हैं? क्या उन्हें भी पहले इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जंतर मंतर पे पूरा प्लान करना पड़ेगा? तो मैंने पहले दिन से ये कहा कि मैं इसको एक कॉमन गर्ल की तरह इस लड़ाई को लड़के एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। मैं किसी लीडर के पास नहीं जाऊँगी हाथ जोड़ने, मैं किसी से कोई अप्रोच नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं इस लीगल सिस्टम को समझना चाहती हूँ। क्योंकि यही लीगल सिस्टम मैंने 5 इयर्स स्विट्ज़रलैंड में भी एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पर एक फ़ोन पे पुलिस आती है और एक्शन लेती है। लेकिन मेरी खुद की कंट्री में, हमारे देश में 1 महीने से मैं कंटिन्यूसली कोशिश कर रही हूँ, सुनना ही नहीं चाहते हैं पुलिस वाले। सिर्फ और सिर्फ वो किसी भी तरह से कन्वेंस करके मैनिपुलेट कर देते हैं और सुन ही नहीं रहे हैं। यहाँ के पुलिस सुनती ही नहीं, सुन ही नहीं रही है। आम व्यक्ति की सुनती होगी आपके हिसाब से? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि कैसे सुनती होगी आम व्यक्ति की, कैसे आम व्यक्ति लड़ता होगा। कई केसेस में तो ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा अन्याय सहते सहते जाता भी है, तो वो डबल अन्याय सहता है क्योंकि पुलिस सुनेगी नहीं। तो फिर वो 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तीसरी बार तो वो लड़के ख़त्म हो जाएगा। और कई लड़कियां तो जब लड़ने के लिए थाने तक जाती हैं तो वो डबल दुश्मनी का शिकार होती हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनके साथ इस तरह की कोई गलती की है, जो भी अपराध किया है, वो लोग फिर उनको डबल एक्शन की, देखा पुलिस ने भी नहीं सुनी तुम्हारी, अब हम तुम्हें और दबाएंगे। तो वो डबल लेवल पर लड़कियां दबती हैं फिर। रोहिणी, एनसीआरबी की रिपोर्ट माने तो बहुत सारे महिलाएं और पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते आत्महत्या करते हैं। महिलाओं की बात किया जाए तो वो कैसा फील करती हैं? देखिए, ये ना अभी बहुत ज़्यादा लड़कियों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। पहली बात तो इन शादीशुदा आदमियों को, बाहर अगर आपकी शादी हो ही गई है तो आप देख ही क्यों रहे हो किसी लड़की की तरफ? क्यों जा रहे हो आप किसी लड़की के पास? क्यों उसको फॉल्स होप दे रहे हो? क्यों उसको झूठ बोल रहे हो? क्योंकि कई लड़के तो अपने आप को अनमैरिड बताते हैं, क्योंकि मैरिड बताएंगे तो कोई भी लड़की, मैं नहीं मानती इतनी बेवकूफ़ होगी ये जानते हुए किसी के साथ रिलेशनशिप में। तो आप ये देखोगे कि इस तरह के रिलेशंस की फाउंडेशन क्या बिल्ड की जाती है कि हमारी कोई शादी नहीं है। और जब एक बार लड़कियां ट्रैप में आ गई 1 साल 1.5 साल बाद, तब डिस्कवर करती हैं, तब पता चलता है कि अच्छा शादी हो गई है, फिर लड़कियां छोड़ती हैं।
तो इस तरह की रिलेशन में होता है ये सारी चीज़। सेम एक्सपीरियंस मैंने किया, मुझे तो स्टार्टिंग में बताया ही नहीं गया था, वरना स्विट्ज़रलैंड में लड़कों की कमी थी क्या, इंडिया में लड़कों की कमी थी क्या? ना मेरे पास कोई डिग्री की कोई प्रॉब्लम थी, ना एजुकेशन की, ना मेरे पास कोई मॉनेटरी फाइनेंशियल। तो मैं इस तरह के रिलेशन में क्यों जाती? मैं यही तो दिखाना चाहती हूँ समाज को कि लड़कियों को किस लेवल पर। और आज समाज मुझसे सवाल करता है कि तुम्हें नहीं पता था कि वो शादीशुदा। अरे मैं लोगों को यही बताती हूँ, क्या उसको नहीं पता था कि वो शादीशुदा है? वो आया ही क्यों किसी की लाइफ में? उसने ये रिलेशन बिल्ड ही क्यों किया? तो शादीशुदा हैं? बाद में तो यही पता चला ना। और यही चीज़ उन्होंने तो, अरे वो शादी करता धूम धमाके से समाज के सामने, लोगों को पता होता, उसकी पिक्चर्स देखी होती, उसके बाद लड़कियां जाती या मैं जाती तो लोग बोलते कि उसकी शादी का तो पड़ोसी को नहीं पता था, लॉकडाउन में उसने कब शादी, नहीं, मुझे भी अभी मालूम पड़ा। किसी को नहीं पता था। तो मैं, जो लड़की स्विट्ज़रलैंड में रह रही है उसको कैसे पता चलेगा? और जो आदमी उससे रात रात भर वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, वो कैसे जज करेगी कि तुम शादीशुदा? क्या कोई शादीशुदा आदमी किसी लड़की से रोज रात में बात कर सकता है क्या? तो सारे ब्लेम्स मुझे दिए जा रहे हैं, उसमें सवाल उससे भी तो किए जाएं कि वो, और फिर चलो ठीक है, वो एक कॉमन पर्सन तो नहीं है ना, वो एक बहुजन आंदोलन की नींव रखने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? मुझे लगा कि ठीक है, 35-36 साल में तो कोई लड़का कोई रोड साइड रोमियो तो था नहीं कि मैं उसके ऊपर शक करूं कि हाँ ये सिर्फ लड़कियों के साथ प्ले बॉय है, खेलने आई। मैं उसकी भावनाओं को समझने लगी थी, मुझे लगा था कि ये सच में एक विजन के लिए ये चीज़ कर रहा है, इसको मेरे जैसी जीवन साथी की तलाश है, ये चाहता है कि मैं इसके साथ रहूं और हम लोग बहुजन आंदोलन में काम करें। क्योंकि यही मेरे दिमाग में बार बार फीड किया गया था कि हम दोनों को मिलकर काशीराम साहब मायावती जी की तरह काम करना है। हर युग में एक जोड़ी ही इस बहुजन आंदोलन को चलाने के लिए आई है, जैसे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ऐसे। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि हम भी एक विचार के लोग इसीलिए मिले कि मैं वहाँ तक गई। तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया इस पूरे रिश्ते में। पुरुषों का यहाँ पे फोटोग्राफ्स। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे ये मेरी जो सारी चीज़ें अचीवमेंट्स हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जिनको हम आदर्श मानते हैं, उनकी हम तस्वीर को देखते हैं। ये 1992 में मेरे पापा को डिग्री मिली थी, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरे पैदा होने के 1 साल बाद। ये उनकी बेटी की डिग्री जो 2024 में डॉक्टर की डिग्री मुझे मिली। इस तरह के प्रोत्साहन की ये जो लोगों ने इतने खुशी से, जब मैं 24 अक्टूबर को इंडिया आई तो लोगों ने दी। आप ये सारी शील्ड वगैरह देख सकते हो, ये 300+ है, लेकिन मैंने कुछ सिलेक्ट करके, क्योंकि जगह नहीं है इतनी, हमने रखी इसको। ये सारी चीज़ें आप देखो कि पूरा हर जगह का अचीवमेंट। ये मुझे समाज रत्न अवार्ड अमृतसर से दिया गया। जब मैं 19 में वहाँ पर गई थी, कौमी रत्न अवार्ड दिया। ये मैं जब यूरोप में पेरिस में गई, ये लिखा है इस पे, वीएसएस टीम के द्वारा मुझे यूरोप में सम्मानित किया गया। तो ऐसे कई अचीवमेंट है। अब इतना कुछ हासिल किया ज़िंदगी में, इतनी मेहनत की, और अगर कोई एक गलती की वजह से इतना सब कुछ ख़त्म हो तो तकलीफ़ होती है और लड़ना पड़ता है। तो यही मेरी लड़ाई है कि मेरी गलती क्या थी। मुझे तो जो विजन दिखाया गया, मैंने तो भरोसा किया ना, उस भरोसे के ऊपर ही तो तकलीफ मैंने फेस की है। झूठ की नींव से इस रिश्ते को बनाया गया। अगर वो व्यक्ति मुझे स्टार्टिंग में ही बोल देता, वो मैं उसके साथ बहन बन के भी रह लेती। वो मुझे डे 1 से बोलता कि हम भाई बहन की जोड़ी मिलकर काम करेगी और दलितों का उत्थान करेगी, तो क्या मैं मना करती क्या उसको? ये सारी चीज़ें, हाँ ठीक है हम लोग काम करेंगे, बहुत लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, तो मैं समाज को भी यही बताना चाहती हूँ कि आप समझो। और ये कोर्ट केस की नौबत भी इसलिए आई है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये पता चले। मैं क्यों एलिगेशन पूरी ज़िंदगी झेलूँ? आज एक लड़की, मैं बहुत पर्सनल है, और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस रिश्ते ने जो मुझे जितनी तकलीफ़ पहुँचाई है ना, मैं ज़िंदगी भर शादी भी नहीं करना चाहती हूँ। तो उस व्यक्ति ने मुझे जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, आज मैं शादी कैसे करूँगी? शादी करके भी पूरी ज़िंदगी में इस तरह के एलिगेशंस झेलूँगी क्या? तो एक लड़की से शादी का सपना छीन लिया। आज मेरी 33 की एज है, स्टार्टिंग रनिंग 33 और 28 अगस्त है। इस उम्र के सपने को छीना, तकलीफ़ दी, और अब मैं लड़ रही हूँ तो लोग बोल रहे हैं लड़ क्यों रही है? तो क्वेश्चन जिससे पूछा जाना चाहिए उससे नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन उल्टा आपसे पूछा जा रहा है। ये हमारे देश में ना ये व्यवस्था है, जो पुरुष प्रधान समाज है ना, वहाँ पर आदमियों की गलतियों के ऊपर पर्दा डाला जाता है। और महिलाएं अगर 99% अच्छा कर रही हैं, 1% अगर गलती कर दी तो उस एक गलती के लिए उसको टॉर्चर किया जाएगा। और वही चीज़ मैंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस पूरी रिलेशनशिप में भी और इस पूरी जर्नी में भी एक्सपीरियंस की। लेकिन मेरी फ़ाइट आने वाले समय में लोग याद करेंगे, और महिलाओं को जो इस तरीके से अपमानित किया जाता है, उनके इस संघर्ष की कहानी को देखा जाएगा।
आपको लगता है कि चंद्रशेखर रावण के वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हुई है? बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई है, ये बात मैंने कही है। वरना मुझे भी अधिकार था, मैं भी शादी करती, अपनी डिग्री लेकर आई थी। मेरे माँ-बाप की उम्र 65 साल की हो रही है, 60 साल की उम्र हो रही है। मेरे मम्मी-पापा हर दिन ये सवाल करते कि हमारे घर में कब शहनाई बजेगी। उनके सपने थे? एक लड़की क्यों नहीं, अपनी बेटी को दुल्हन बनते कौन नहीं देखता। लेकिन मैंने उनको समझाया कि मम्मी पापा मैं अभी इतनी तकलीफ में हूँ कि शायद वो ज़बरदस्ती की शादी होगी और मैं निभा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं भावनात्मक रूप से इतनी कमज़ोर हो चुकी हूँ। तो कितना कुछ बर्बाद हुआ, मेरे सपने छीने, मेरे परिवार के, मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उनकी भी शादी करनी, तो बड़ी की नहीं होगी जब तक छोटी की कैसे। तो काफ़ी कुछ बर्बाद हुआ है। कहीं न कहीं आपकी भी गलतियाँ थी? गलती मेरी थी कि मैंने बहुत भरोसा किया। लड़कियों को इतना अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए कि जो बोल दिया, मतलब मैं उस व्यक्ति की बातों को इस लेवल पे मानती थी कि दुनिया झूठ बोलेगी लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा। वो हर बात सच बोलता है, वो जो तकलीफ़ बता रहा है वो है, और वो सच में जो चीज़ें संघर्ष बता रहा है वो है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि उसके पास तो करोड़ों रुपए की फंडिंग आती है। मैंने कभी नहीं, मैं तो उल्टा उसको सारी चीज़ें वहाँ से प्रोवाइड करती थी, उसके उसकी हेल्प करती थी। जिस तरह की ड्रेसेस कपड़े मैं अपने लिए खरीदती थी उसी तरह की उसके लिए खरीदती थी। तो मुझे तो उसने हमेशा अपनी गरीबी दिखाई। आपसे डिस्कनेक्ट होना कब स्टार्ट किए चंद्रशेखर रावण? हाँ, सांसद बनने के बाद। सांसद बनने के पहले वो व्यक्ति मुझसे बात किए बिना एक दिन नहीं रहता था। उसकी सारी चीज़ें मतलब मैं ही समझती थी, क्योंकि हम लोगों ने ना पॉलिटिकली लीडरशिप में भी बहुत एक दूसरे का सपोर्ट किया है। जैसे गठबंधन की बात हुई, 2022 का चुनाव मैंने उनके साथ देखा जब योगी जी के खिलाफ उन्होंने लड़ा। उस वक्त अखिलेश जी के साथ वो गठबंधन करना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ, तो उस वक्त के क्या हालात थे। और फिर जब वो चुनाव हारे, उनकी ज़मानत जब्त हुई, तब उन्होंने इतना टूट चुके थे कि मतलब मुझे याद है मेरी एक पार्ट टाइम जॉब थी 6 टू 11, मैंने वो जॉब छोड़ दी थी क्योंकि इस व्यक्ति को इतनी ज़रूरत थी। मैं उसको इतना मोटिवेट करती थी कि कोई बात नहीं, पहला चुनाव तो सब हारते हैं। तो अब्राहम लिंकन, काशीराम साहब, बाबा साहब, सबके एग्जाम्पल्स देती थी कि एक इलेक्शन हमारी डेस्टिनी तय नहीं करेगा। और फिर हमने जो नींव रखी, फिर उसके बाद उनको 2023 में उनको गोली लगी। उसके बाद वो इतना डरे सहमे से रहते थे, रात रात भर नींद नहीं आती थी। मैं तो बात करती थी, वो बोलते थे रोहिणी आंख बंद करता हूँ और ऐसा लगता है कि कोई मेरे सामने खड़ा है गन लेकर। तो ये हालात हमने साथ में देखे हैं सारी चीज़ें, और मैं उनकी एक तरीके से परछाई बन चुकी थी 2021 से 24 तक। और हमने इलेक्शन के टाइम पर भी बहुत मेहनत की कि कैसे भी करके इलेक्शन लगे, लेकिन दिसंबर 2023 के बाद से उनका व्यवहार बड़ा बदलने लगा। वो फिर चीज़ें छिपाने लगे। अब मैं नहीं जानती, क्योंकि जब तक नगीना सीट भी हमने फाइनल की, इस पार्टी का जो सिंबल था वो हमने फाइनल किया, फिर मैं देखती हूँ कि क्या हो गया ऐसा कि सब पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो मैं बार बार ये सोचती हूँ कि ऐसा कोई क्या जैकपॉट लग गया है कि ये बता नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हो गया है किसी तरह का। और उसके बाद में फिर उन्होंने, इसीलिए मैंने शायद उसके बाद ट्वीट भी किया, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये तो बहुत बिल्कुल बिट्रेल, चीटिंग और सारी चीज़ों से है कि इस व्यक्ति ने तो पूरा यूज़ ही किया है। पर फिर उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने पूरा शांत रखा मुझे इलेक्शन तक। हर दिन आकर बताते थे कि हाँ मैंने आज यहाँ पर जनसंपर्क किया, तो वो जर्नी। लेकिन जैसे ही वो जिस दिन शपथ लेने गए उस दिन भी वो बाहर खड़े होकर शपथ से पहले मुझे ही फ़ोन कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर की, रोहिणी आज अगर मैं ये सीढ़ी चढ़ा हूँ ना तो इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि मेरी आदत थी, जब 2023 में जैसे ही मई में संसद का ये हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, तो मैंने सबसे पहले ट्वीट किया कि ये आपके लिए बनी है और आप जाओगे यहाँ पर, आप स्पीच दोगे। और मैं उनको ना रोज़ सुबह 5 बजे, मैनिफेस्टेशन में मैं बिलीव करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो मैंने उनको शपथ लिख के दी थी 2021 में। तो मैं उनको शपथ दिलवाती थी और एक्चुअल में उस व्यक्ति ने 24 में ली। तो मैं उस पूरे संघर्ष के में साथ रही, हर एक चीज़, मतलब मैंने अपने आप से ज़्यादा उस व्यक्ति को मान लिया था कि हाँ वो बन जाए बस, उतना काफ़ी है, वो मेरी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा करेगा और हम बहुत बड़ा इतिहास लिखेंगे। तो ये था। देखती हूँ कि सांसद बनने के बाद एक छोटी सफलता में वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया। उसने पूरी तरह से मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया, ना बात सुनना, ना कुछ, ना सारी चीज़ें। और फिर मैं बोलती थी तो डराना, धमकाना, मिसबिहेव करना। फिर भी मैंने चुपचाप बोला कोई बात नहीं, वरना लोग बोलते हैं कि बनते ही क्यों बोल रही है। मैंने 1 साल चुपचाप सहा।
उसके बाद मैंने 2025 में, और उसके भी बाद मैंने कब की, जब इन्होंने अप्रैल में 2025 में इसी तो ये तो ऐसा होगा ना, अगर बनने के से पहले आप बोलती हैं तो ये होता कि हराने के लिए बोल रहे हो, बनने के बाद बोलोगे तो ये बोला जाएगा कि आप जल के बोल रही हो, तो आप कभी भी बोलो। देखो ये चीज़ आपने समझी, एक्चुअल में मेरे साथ यही हुआ। पहले लोगों ने कहा कि वो इलेक्शन लड़ रहा है तो रोहिणी बोल रही है, बाद में तुरंत बोलती, इसके बाद में नहीं सहती, फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, करने दो। मुझे तकलीफ़ बढ़ने तब लगी कि जब 2025 में अभी अप्रैल में इन्होंने मेरे खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेन की, और एक फेक कंप्लेन। तो मैंने उस इंसान की उस नीचता का अंदाज़ा लगाया कि तुमने जो पर्सनल लेवल पर जो मुझे जितना तकलीफ़ पहुंचाई वो ठीक है, वो चीज़ मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लोग बोलेंगे मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन अब तुम मेरे करियर को जो मैंने इतनी मुश्किल से बिल्ड किया, उसमें तुमने तो कोई मदद नहीं की, तुमने मेरे कभी किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं की। मैंने तुम्हारी ज़रूर की लेकिन तुमने नहीं की। तुम्हारा तो जब हेल्प करने का वक्त आया, जब तुम बने, तो तुमने सबसे पहले मुझे बायकॉट किया। मतलब जब देने का वक्त आया कि हाँ चलो वो मुझे कुछ मदद कर सकते थे बनने के बाद, तब तो उस व्यक्ति ने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया कि कौन है रोहिणी। तो अभी उन्होंने व्हाट्सएप ब्लॉक कर रखा है। हर जगह से हम दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करेगा, क्योंकि मैं खुद भी नहीं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि 3 महीने पहले तक भी मैंने सोचा कि ठीक है, किसी के विनाश का कारण नहीं बनना है, हम अपने कर्मास हमेशा क्लियर रखें। हमने जब मेहनत से कमाया, मेहनत से आए, हम क्यों किसी के, कुदरत खुद बर्बाद करेगी, जिसके कर्म है उसे मिलना ही है। लेकिन जब मैंने देखा कि ना ये मेरी समाज के लिए ठीक, ना ये मेरे लिए ठीक, ना ये रिलेशंस में ठीक, तब मैंने आवाज़ उठाई कि गलत का विरोध तो करना पड़ेगा। फिर इन्होंने मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस किया 2.5 करोड़ का। उस डिफेमेशन के केस में जो चीज़ें उन्होंने लिखी और जो पेजेस उन्होंने जिस तरह के एविडेंस वगैरह डाले, वहाँ मेरा दिल एकदम ख़त्म सा हो गया कि कब केस हुआ है? इतना। 3 जुलाई 2025 को, अभी जब मैंने ट्वीट किया उसके एक महीने बाद से ही, तब मैंने देखा कि मैं कितने घटिया व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मदद कर रही थी। मतलब ये इंसान के अंदर तो ह्यूमैनिटी ही नहीं है। कहीं ना कहीं इसको रिग्रेट तो होना चाहिए कि एक लड़की की हंसती खेलती ज़िंदगी, वरना मैं तो अच्छी जी रही थी ना स्विट्ज़रलैंड में, मैं तो अपने आप को एक्सप्लोर कर रही थी, फॉरेनर फ्रेंड्स थे मेरे, काफ़ी अच्छा घूमती थी, इतनी यहाँ पे लाखों लोग जाना चाहते हैं। मेरी उस ज़िंदगी को पूरा तहस-नहस किया। मैं वहाँ कम ध्यान देती थी, इनके संघर्ष में ज़्यादा ध्यान देती थी। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि रोहिणी चलना है, यहाँ जाना है, पार्टी जाना है, डिनर, मैं मना कर देती थी कि नहीं नहीं, मुझे तो, हम लोग तो मिशन में लगे हुए हैं। तो मैं ड्राफ्टिंग करना रात-रात भर इनके लिए, तो सो जाते थे, लेकिन सुबह क्योंकि टाइम डिफरेंस 4.5 घंटे का, तो ये जल्दी उठेंगे, तो ये सुबह 5 बजे मुझे उठा देते थे, क्योंकि इंडिया में तो 8-9 बज रही है और सुबह 5 बजे। तो मैं उठ के एक्सप्लेन करती थी कि अच्छा अपनों को अब ये करना है, इतनी सीटों पे बात करनी। तो राजनीतिक तौर पे भी मैंने बहुत मदद की है, एक साथी के रूप में, एक गुरु। ये मुझे अपनी गुरु मानते थे, बोलते थे कि ज़िंदगी में मैंने किसी को गुरु नहीं माना और ना है, लेकिन तुम मेरी गुरु हो, और तुम्हारे साथ मुझे फ़ील होता है कि मैं सुनते भी थे। सच्चाई ये है कि हर एक चीज़ मानते भी थे। मुझे आप ये बताओ कि जैसे आपने कहा कि जो आपका समाज है, साथ वाल्मीकि समाज को आप जिक्र कर रहे हो, उनको कहाँ छला हुआ महसूस कर रहा है इस समाज को? कैसे महसूस कर रहा है ये समाज छला हुआ या आइसोलेटेड? पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा, और सोशली भी ज़्यादा, क्योंकि एक कम्युनिटी सुनना ही नहीं चाहती है वाल्मीकि कम्युनिटी की और दूसरे लोगों की। सेम चीज़ चंद्रशेखर के साथ हुई, लोगों ने बहुत भरोसा किया, वाल्मीकि समाज बहुत जुड़ने भी लगा। तो वाल्मीकि समाज से नहीं आते? नहीं, वो जाटव चमार अहिरवार समाज से आते हैं, रविदासिया समाज जिसको बोलते हैं उससे आते हैं। तो दो कम्युनिटी, जो दो बड़ी कम्युनिटीज़ है समाज में, अगर ये दो कम्युनिटी में यूनिटी आ जाए तो देश में सत्ता स्थापित कर सकती है। लेकिन वो कोई लीडर ही नहीं आया जो इन दो कम्युनिटी को जोड़े, और यही लॉजिक मुझे बताया गया था हमारे रिश्ते के लिए। मैं वाल्मीकि कम्युनिटी से आती हूँ, वो जाटव। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि हमारी शादी से रोहिणी दो कम्युनिटीज़ बहुत बड़े लेवल पर एक होंगी, क्योंकि हम दोनों जब ज़मीन पे काम करेंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, शादी तो करनी ही है कभी ना कभी, क्यों ना एक पर्पस हो मैरिज का। जैसे राजा महाराजा या पहले पॉलिटिशियंस ऐसे ही शादी करती थी जो पर्पसफुल होती थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये चीज़ होगी। और फिर हमारे विचार, और स्टार्टिंग में तो सब अच्छा ही था ना, जो चीज़ें दिखाई गई थी। ये तो चीज़ें सांसद बनने के बाद इनके अंदर एक अलग ही घमंड आया। इन्होंने सोचा कि अब मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। सोचो अगर ये सांसद नहीं बनते, फॉर एग्जांपल ये इलेक्शन हार जाते, मैं तो तब भी साथ निभाती, मैं तो तब भी समझती, आप निभा भी रही थी, सांसद थोड़ी थे उस समय। मैं तो तब, और टूट जाते, बिखर जाते सांसद बनने के बाद, तो शायद राजनीति ही छोड़ देते अगर हार जाते चुनाव। तो क्या तब मैं साथ छोड़ती? तो जब हारने पर मैं साथ नहीं छोड़ती, तो जीतने पर इन्होंने मेरा साथ क्यों छोड़ा? लड़ाई ये है एक लड़की के रूप में, कि एक व्यक्ति ऐसे चेंज होता है। अच्छा, उनकी शादी कब हुई है, कौन से सन में?
अब ये सच किसी को नहीं पता है कि 2020 में हुई है, 21 में हुई है, सबकी एक ये बोलते हैं ना मिस्ट्री है, किसी को रियलिटी पता ही नहीं है। और वो भी ब्लैकमेलिंग के साथ शादी हुई थी जैसा मुझे बताया गया। इन्होंने तो जब मुझे 1 साल बाद इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला, इन्होंने अपने आप को उस शादी में विक्टिम बताया कि एक लड़की, एक आरएसएस ने एक लड़की को मेरे घर में प्लांट किया है। वो 6 महीने पहले से मेरे घर में आके रहने लगी थी। मैंने इस आंदोलन को बचाने के लिए उससे शादी की, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जिसमें मैं ना उसको सार्वजनिक सम्मान नहीं दूंगा, ना मैं कभी उसको खड़ा करूंगा अपने साथ, और किया भी नहीं कभी। कोई नहीं जानता, पब्लिकली आप कभी नहीं देखोगे कोई पिक्चर या कुछ भी दोनों की तरफ से। तो मुझे ये बताया गया, फिर मुझे ये चीज़ दिखाई गई कि रोहिणी अब तुम में, अच्छा, अपने शादी को आरएसएस की साजिश बताते हैं चंद्रशेखर रावण। मुझे यही बताया गया कि ना मैं उस लेडी के साथ रहता हूँ, ना मैं उसको अपने घर में रखता हूँ। मैंने उसको द्वारका में एक किराए के घर में रखा है, वो अपने भाई के साथ रहती है। मैं सिर्फ खाना पूर्ति जो खर्चा है बस वो देता हूँ, और वो क्योंकि सिर्फ मैं इस चीज़ को चला रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट है ये। और ना उसमें ना वो कभी आवाज़ उठाएगी ना मेरी तरफ से, लेकिन मुझे ना एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है जो उनकी पत्नी है वो भी कहीं ना कहीं विक्टिम है आपको जैसे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जितना मैंने उस लेडी के बारे में सुना लोगों से और जितना समझा, मुझे तो वो चंद्रशेखर से ज़्यादा तेज़ तर्राट और उस टाइप की लगती है कि मतलब वो सब कुछ देखती रही। जो 2017 में जिस लड़की का मैंने का बताया, उस लड़की के बारे में भी वो लेडी जानती थी, बाद में मुझे ये पता चला। और उसने उसको इस लड़की से भी बचाया, मतलब उस लड़की से लड़ने जाती थी फॉर एग्जांपल उस टाइम पे। लेकिन अगर ऐसा होता तो आपको नहीं लग रहा है कि चंद्रशेखर रावण जहाँ जहाँ जाते हैं स्टेज पे ये भी दिखती? कभी नहीं दिखी, कभी अगर अगर तेज तरार होती तो भी सामने आ जाती कि मेरा भी हक है। नहीं। अधिकार कैसे लेगी, क्योंकि खुद ने भी तो गलती ही की है ना। अधिकार तो लड़की, स्वाभिमानी लड़की अधिकार मांगती है। जो लड़की सारा काम ये सब चीज़ें करवा रही है, एक आदमी को आज़ादी, भाई मैंने तो उनको कभी इस तरह से नहीं ये कहा कि आप ये भी करोगे, आज़ादी नहीं। लड़कियों को डराना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए कि रॉन्ग रॉन्ग है, राइट राइट है। आप किसी की लाइफ को कैसे बर्बाद कर सकते हो। और उसमें वो लेडी उनका सपोर्ट कर रही है, मतलब वो बोलते ना दोनों एक जैसे हैं, दोनों का कैरेक्टर भी एक जैसा है, तो दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। और फिर अभी जो सिचुएशन है रिसेंटली, मतलब मैंने जितना देखा है चंद्रशेखर को, वो एक नापसंद औरत के साथ अब जीवन जिएंगे जिसके साथ वो खड़ा भी होना पसंद नहीं करते। मैं अंत में आपसे ये भी पूछूंगा कि दलित पॉलिटिक्स को लेकर आप कैसा कैसा विजन है आपका? देखिए, दलित पॉलिटिक्स में ना सबसे पहले तो आपको बहुत डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज का आज अगर 70-80% हिस्सा गांव में रहता है, बस्तियों में रहता है, तो हमें नेता भी वही चाहिए जो हमारे दर्द को दर्द समझे, जो हमारी तकलीफ़ों के लिए ना सॉल्यूशन लेकर आए, हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आए, जो चेंज में बिलीव करे, जो समाज को जातियों के नाम पे ना लड़ाए, धर्म के नाम पे ना लड़ाए, बल्कि समाज में शिक्षा के लिए, समाज के रोजगार के लिए, महिला सम्मान के लिए, चेंजेस के लिए काम करे, ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए कि मुझे वोट दो। जब तक आप अपनी समाज को वोटर समझोगे ना, आप समाज को परिवार नहीं समझ सकते। आप परिवार आपको वोट देगा, आप इसलिए काम नहीं करोगे, परिवार के लिए आपके परिवार के प्रति आपके दिल में प्यार है, उनके दर्द को आप समझते हो। तो वही चीज़ जब समाज के प्रति आएगी ना, कि वो वोटर नहीं है, वो मुझे वोट दे ना दे, मैं उनके लिए काम करूंगी, मैं उनके लिए उनकी तकलीफ़ों में आगे उनकी तकलीफ़ें ख़त्म करूंगी। ऐसी लीडरशिप की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने। छुआछूत कैसे ख़त्म होती अगर संविधान नहीं लिखा जाता? शायद होती आज भी, शायद संविधान में वो अधिकार नहीं होते तो शायद हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता। और फिर पॉलिटिकल अछूतता को ख़त्म किया काशीराम साहब ने। आज अगर बहन जी 4 बार चीफ मिनिस्टर बनी, वो एग्जाम्पल है, तो वो काशीराम साहब की वजह से है। तो प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया ना, सॉल्यूशन पे लेकर आए। अब 21st सेंचुरी की लीडरशिप की मैं बात करूं, तो जो विज़न मैं देखती थी चंद्रशेखर के साथ भी, और जो जिस विज़न को अब मैं अकेले पूरा करूंगी, मैं अपनी ज़िंदगी को समाज के लिए समर्पित करूंगी, क्योंकि मेरी कम्युनिटी को नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट की ज़रूरत है जहाँ पर इम्पैक्टफुल रिजल्ट हो। ना कि ये कि मैं सांसद बन गई, मैं मुझे सरकारी बंगला मिल गया, टाइपेड बंगला मिल गया, मैं लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ, मुझे अच्छा जीवन मिल रहा है, समाज जाए भाड़ में। नहीं, जो लोग लालच के लिए काम करेंगे वो सामाजिक उत्थान के लिए कभी काम नहीं कर सकते। अच्छा, अंत में ज़्यादा ज़्यादा मैं पूछूंगा चूँकि मुझे एक याद आया। कुछ दलित लीडर्स ही हैं जो कहते हैं कि भगवान वाल्मीकि सही नहीं थे, मतलब फेक थे, वो एक मिथ थे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक मिथ थे, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो
उन पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये नहीं बोलते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करते, वो ये बोलते हैं कि वो ब्राह्मण थे। लड़ाई ये है। और इस लड़ाई को भी मैंने कब समझा, जब मैंने जय श्री राम का नारा लगाया। जब मैं, क्योंकि वो मेरी स्पीच का पार्ट था, जब मैं राम मंदिर पे स्पीच दूंगी तो मैं भगवान राम का पहले स्मरण करूंगी, क्योंकि मैं राम मंदिर पे बोल रही हूँ। राम मंदिर बनाया क्यों? भगवान राम के लिए बनाया गया। तो मैंने वहाँ से उस स्पीच को, वो स्पीच मेरी वायरल हुई। उसके बाद लोगों ने एलिगेशंस लगाना स्टार्ट किए, काफ़ी ट्रोल किया, क्योंकि मैंने उस स्पीच में ये ऐड किया था कि मैं भगवान वाल्मीकि जी की हमारी जाति से है, मतलब जिस जाति से मैं आती हूँ, हमारे गुरु भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखकर श्री राम का परिचय पूरी दुनिया को दिया, जो कि एक पूरा फैक्टफुल बात है। यही बात मैंने बोली। तो कई लोगों ने मुझे इसीलिए ट्रोल किया कि इस समाज की लड़की, ये भी देखो षड्यंत्र है, इस जाति की लड़की यूएन के मंच पे अपनी जाति का नाम ले रही है, तो ये जाति जागरूक हो जाएगी। तो इनको मैनिपुलेट करो, इनको इस ट्रैप में लो। तो उसको फेक अम्बेडकरवादी दी, तुम ब्राह्मणवाद की शिकार हो चुकी हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी बस प्रतिष्ठा को कम करना चाहते थे, कैसे करके इस डिग्निटी को। क्योंकि एक लड़की जो जिस जाति को इतने सालों से दबाया गया, उनकी बेटी यूएन में बोल रही है, जो दूसरी जातियों को तो बहुत कम मौका मिला, और इतनी कम उम्र में, 28-29 साल में। तो मेरी 28 साल की उम्र थी जब मैंने यूएन में स्पीच दी, 29 में। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसको शिकार बनाने के लिए, लेकिन उसको भी समझा समाज ने कि शिकार है, कहीं ना कहीं एक ट्रैप है। तो उस पर मैं लड़ रही हूँ, और मैं अपनी बात को पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करती हूँ कि हमारी आस्था तो भगवान वाल्मीकि जी में है। जिनको भगवान वाल्मीकि जी के साथ प्रॉब्लम है, वो वाल्मीकि समाज का नाम लेना बंद कर दें। ना वो वोट की बात करे, ना वो नोट की बात करे, ना वो हमारी बस्तियों में आए। जो हमारे आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, वो हमारे जीवन का उद्धार भी नहीं कर सकते। मिथ नहीं बोलते, उनको ये बोला जाता है कि ब्राह्मण थे। यही समझाया जाता है। लेकिन पंजाब के वाल्मीकियों से डिबेट कर लो आप जाकर, वो बताएंगे भगवान वाल्मीकि जी कौन है इंटरनेशनल लेवल पर। क्योंकि अमृतसर में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है, तीर्थ है, वाल्मीकि तीर्थ। लोगों की आस्था है वहाँ पर, और उसको, उस नाम को आज स्मरण करते हैं लोग, एक धर्म के रूप में वाल्मीकि जी को भगवान के रूप में मानते हैं। ये तो चलो दूसरी स्टेट्स में तो कम है, लेकिन मैंने जब पंजाब में देखा, और मैंने जब लंदन में एक्सपीरियंस किया, और साथ ही साथ पेरिस गई, जर्मनी गई, वहाँ पर तो वाल्मीकि कम्युनिटी, फॉरेन में जो बच्चे बॉर्न हुए हैं, जैसे जिनके पेरेंट्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स में, उन बच्चों के हाथ पे वाल्मीकि लिखा हुआ है। सोचो, वो पैदा हुए हैं पेरिस में, लंदन में, उनको ये सिखाया गया है कि हम, और वो गर्व से बोलते हैं हम वाल्मीकि हैं। हाँ, जो एनआरआई बच्चे हैं। मतलब जो देश के बाहर है। हाँ। मुझे ये बताओ रोहिणी कि बहुत सारे जो चंद्रशेखर रावण के फैंस हैं, उनके फॉलोअर्स हैं और सपोर्टर्स हैं, वो तो ये भी कहते होंगे कि आप ही आरएसएस के साजिश हो, आरएसएस ने लगाया होगा आपको उनके। प्रूफ करके बता दो, जिस दिन प्रूफ करके बता। कांटेक्ट है आरएसएस से आपके? ज़ीरो कांटेक्ट, कभी नहीं किया कांटेक्ट, और ना कभी करना चाहती हूँ इस तरह की स्ट्रेटेजी के लिए, नहीं। हाँ, कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए, या इन फ्यूचर अगर लगता है कि कुछ चीज़ें अच्छी बहन हो सकती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये बोलना कि षड्यंत्र आरएसएस करा रहा है, आरएसएस एक इतना बड़ा फाउंडेशन है, इतना बड़ा एक संगठन है, वो इस तरह की चीप एक्टिविटीज़ करेगा कि हाँ, मतलब किसी का लव एंगल ट्रैप लाकर दलित, मतलब सोच भी कैसे सकते हैं लोग कि इतना टाइम किसके पास है कि वो इस तरह की स्ट्रेटेजीज। और ये व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा कैसे मानता है कि आरएसएस जैसा संगठन इसके पीछे लगा होगा। मुझे आप ये बताओ, तो ये तो बहुत आसान हो गया ना, मतलब कुछ भी गुनाह करो, और जब बात होती है, कोई क्वेश्चन पूछे तो बोल दो कि आरएसएस की साजिश है। बस यही तो, क्योंकि दलितों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। आज भी मैं इस दर्द के साथ बोल रही हूँ कि हमारी कम्युनिटी में बहुत लोग इलिटरेट हैं। तो जिसने बोल दिया, एक नेता ने सिर्फ आंसू ही पोंछ दिए, तो पूरा गांव उसको भगवान मान लेगा, बल्कि वो कुछ करेगा नहीं। यही तो राजनीति करते हैं चंद्रशेखर। वो कभी भी किसी को न्याय नहीं दिला पाई। ये सवाल मेरे आज से नहीं है, पिछले 3-4 साल से है कि तुमने करा क्या। तुम जाकर सिर्फ वहाँ पर उस चीज़ को, उस मुद्दे को उठा रहे हो। तो मुद्दे उठाने वाले नेता हो या न्याय दिलाने वाले नेता हो, तुमने आज तक मनीषा वाल्मीकि को तो न्याय नहीं दिलाया। वो इतना ज़्यादा, एक बोल सकते हो कितनी बड़ी घटना घटी थी वहाँ पर, तुमने उस चीज़ का बहुत एडवांटेज लिया, लेकिन तुमने उसका फ़ायदा उठाया। सांसद बनने के बाद क्यों नहीं गए मनीषा के परिवार से मिलने? राहुल गांधी जी सांसद बनने के बाद चले गए, तुम क्यों नहीं गए? आज कई ऐसे कांड हुए जो बड़े हुए, मूँछों पे ताव रखने पे, या फिर मटकी के लिए, जो भी जितने भी इश्यूज़ इन्होंने उठाए, जो मैंने भी देखे, उसमें कहीं पर किसी भी परिवार को कोई न्याय नहीं मिला। उन परिवारों का एक बार जाकर इंटरव्यू ले लो, वो परिवार बोल देगा कि किस नेता ने हमारी मदद की। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं बाद में। मैंने ये भी देखा है कि मुद्दे को उठाते हैं, बड़ा पैसे से कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं, फिर अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो इसमें समाज का नुकसान है ना। मुझे एक चीज़ अंत में समझा दो कि
चंद्रशेखर रावण के ऊपर एक आरोप ये लगता है कि वो धर्म देखकर, कल्प्रिट का धर्म क्या है देखकर आवाज़ उठाते हैं, डिसाइड करते हैं कि आवाज़ उठाना है कि नहीं उठाना है। कि कल्प्रिट का धर्म अगर मुस्लिम है तो उनका ये लगता है कि कहीं मेरा जो मुस्लिम वोट बैंक है भड़क नहीं जाए, तो चुप रहते हैं। अगर देखते हैं कि अगर मुस्लिम नहीं है हिंदू है फिर वो बोलते हैं। ये सही है? देखिए नेता जब तक अपने लोगों को वोटर समझेंगे ना, जिस वोटर की निगाह से देखेंगे वो इसी तरह का काम करेंगे। जब आपने देखा कि आपको मुस्लिम वोट बैंक की ज़रूरत है, दलित्स में दलित प्लस मुस्लिम की आप स्ट्रेटजी लेकर चलोगे, आप सोचते हो कि अपर कास्ट से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे वोटर्स नहीं है, तो उनकी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर दिखाना और मुस्लिम्स की गलतियों को हाइड करना, ये मैंने बहुत देखा, जिसका मैं विरोध करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अपराध का विरोध होना चाहिए और जो भी व्यक्ति किसी भी तरह की गलती करता है उसका विरोध होना चाहिए। आप उसकी कास्ट क्यों देख रहे हो, एक अपराधी की जाति क्यों देख रहे हो? वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो वाल्मीकि है, कोई वाल्मीकि समाज का। एक यही एग्जाम्पल देती हूँ, 2 दिन पहले मैं एक लॉयर से मिली, उस लॉयर ने, वो भी वाल्मीकि कम्युनिटी के हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि रोहिणी मैं एक ऐसा केस फाइट कर रहा हूँ जिसमें जो पीड़ित है वो ब्राह्मण समाज की महिला है और बेटी है, और जो अपराधी है वो वाल्मीकि है। तो मैं बड़ी दुविधा में हूँ। मैं अपने आप को, मैंने बोला आप कंफ्यूज क्यों हो? मतलब वाल्मीकि होने से उसको अपराध करने का वो डबल रेप केस है, मतलब माँ का भी रेप किया, बेटी का भी रेप किया। मैंने उनको तुरंत कहा आप डबल सोच भी कैसे सकते हो? वो अपराधी है, उसको जेल जाना चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए जिसने इतना घिनौना अपराध किया है। आप जाति कैसे देख सकते हो? तब उनको फील हुआ कि हाँ ये बात बिल्कुल। मैंने बोला क्यों, वाल्मीकि है अगर हमारी कम्युनिटी का, तो हम अपराधी को बचा लेंगे क्या? क्यों बचाएंगे? मेरा सगा भाई अगर अपराध करेगा ना, मैं उसको सजा दिलवाऊंगी। सगा भाई भी करेगा? हाँ, सगा भाई क्यों? किसी को भी अन्याय करने का अधिकार नहीं है? भाई है मेरा तो क्या उसको अधिकार है कि वो किसी भी तरह की कोई मिस्टेक करेगा? मेरे फादर कोई मिस्टेक करेंगे, मैं कोई गलती करूंगी, मैं अगर गलती करती हूँ मुझे भी जेल भेजो। ये होना चाहिए। न्यायप्रिय लोग इस तरह से बात करते हैं। रोहिणी, आपने इंदौर यूथ से बात किया, द यूथ से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप खुल के बोलती हैं, बाकी निडरता से और बेबाकी से आपने बोला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।